दोस्तों, आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम शिक्षा से संबंधित कोई काम करवा रहे हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, एच टेट, सी टेट, पी टेट, आर टेट या यूपी टेट, कोई भी टेट हो, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इससे 30 नंबर का सेशन आता है, जिसमें इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उसी से संबंधित मैं 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। उनके उत्तर पहले आप लोग अपने मन में सोचेंगे, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हमने क्या कुछ पढ़ रखा है। क्योंकि मैं खुद भी एच टेट और सी टेट की तैयारी कर रहा था। सी टेट क्वालिफाई हो चुका है, अब एच टेट अभी आने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो मुझे लगता है कि प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, इनकी वीडियो बनाई जाए। तो मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसे ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या होगी? तो जो पहला ऑप्शन है, आप लोगों ने इसका उत्तर सोच लिया होगा, आप लोगों को शायद आता भी होगा। तो ए है 6 से 12 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी है 18 से 25 और डी 2 से 6 वर्ष। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत बच्चों को दी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 2 से 6 वर्ष। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो जैसा कि हमें पता है, ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है वो इंद्रियां जो हमें किसी चीज़ का ज्ञान देती हैं, किसी चीज़ का बोध करवाती हैं। अगर मैं नाक की बात करूं तो नाक के द्वारा हम सूंघ कर गंध या दुर्गंध का पता लगाते हैं। आंखों के द्वारा देखकर हम चीज़ों में भेदभाव कर सकते हैं। और जीभ के द्वारा भी हम किसी चीज़ के स्वाद में अनुमान लगा सकते हैं कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है। लेकिन जो गला है, गले से हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा कि गला जो है वो मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इससे आगे चलते हैं। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? विकास, वृद्धि और विकास दो चीज़ें होती हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। वैसे दोनों को एक दूसरे के पूरक माना जाता है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित माना जाता है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन यानी कि अंतर देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन है कार्य क्षमता में वृद्धि, बी है व्यवहार में वृद्धि, सी है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, या डी जो है आकार में परिवर्तन। तो विकास से संबंधित नहीं है। विकास से जो है संबंधित नहीं है वो क्या है? आकार में परिवर्तन। क्योंकि आकार में परिवर्तन जो है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आकार में परिवर्तन। आगे चलते हैं। विकास की सबसे जटिल अवस्था है, जब बालक का विकास होता है तो उसकी सबसे जटिल अवस्था किस अवस्था को माना जाता है? ऑप्शन ए है शैशव अवस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, या डी युवा प्रौढ़ अवस्था। तो इन चारों में से आप लोगों ने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो इन चारों में से जो है किशोर अवस्था सही उत्तर होगा, क्योंकि किशोर अवस्था को तूफानों का काल भी कहा जाता है। ये 12 से 18 साल की होती है। किशोर अवस्था में बालक में मैं की भावना आ जाती है। आगे चलते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि पहले भी मैं इससे पहले प्रश्न में इसका जवाब दे चुका हूं वैसे। तो पहला ऑप्शन है इसका किशोर अवस्था, दूसरा है प्रौढ़ अवस्था, सी ऑप्शन बाल्यावस्था, या डी शैशवावस्था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा किशोर अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था में ही मैं की भावना आती है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये भावनाएं जो है वो किशोर अवस्था में आती हैं। इसीलिए इस अवस्था को तूफानों का काल भी कहा जाता है।
मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है। मानव विकास एक निरंतर, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो पहला है अतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, या चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो निरंतरता के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, निरंतरता का सिद्धांत। 7वां प्रश्न है हमारा, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? मानव का जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, बी है उसके वातावरण पर, सी है उसकी बुद्धि पर, या डी उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो जो मानव का विकास है वो वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं वो ये कह सकते हैं कि 5th क्लास से 8th क्लास तक। पहला है डेटिंग करना, विशेषता नहीं है पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। डेटिंग करना, कार्यों को शीघ्रता से करना, सी है विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, या डी है सफलता के अनुभव की चाह रखना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनमें से हमें ये लगा कि डेटिंग करना जो है वो विकास प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है डेटिंग करना, क्योंकि बच्चा 8वीं क्लास तक जो भी लिखता है नोटबुक के ऊपर पहले डेटिंग बहुत कम करता है। उनको बार बार बोलना पड़ता है कि डेट लिखो डेट लिखो, लेकिन फिर भी बच्चा जो है भूल जाता है। तो डेटिंग न करना, कार्यों को शीघ्रता से भी कर सकता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को प्रदर्शन भी करता है और सफलता के लिए अनुभव की चाह भी रखता है, सिर्फ डेटिंग नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही होगा। 9वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो अब आ गया प्रश्न कि डेटिंग पहले डेटिंग नहीं थी, क्योंकि वो क्या था, पूर्व प्राथमिक कक्षा थी। और ये जो आ गया अब डेटिंग पूछ रहा है कि किस अवस्था में बालक करना शुरू कर देता है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोर अवस्था की, या प्रौढ़ अवस्था की। तो जो 8वीं तक होती है वो बाल्यावस्था ही होती है, उसकी नहीं थी। उसमें मैंने बताया था कि डेटिंग नहीं करता। तो डेटिंग करना शुरू कर देता है किशोर अवस्था में, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में, यानी कि जब वो 8वीं क्लास से आगे निकल जाता है तब डेटिंग करना शुरू कर देता है। तो किशोर अवस्था इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद चलते हैं, जो अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो सबसे अच्छा शिक्षक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या विशेषता उसमें होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, या डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो वैसे तो एक शिक्षक में सारी चीज़ें होनी जरूरी हैं। पढ़ाने की उत्सुकता भी होनी चाहिए, विषयों को उसको ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की भी उसको दक्ष होना चाहिए। लेकिन अगर अध्यापक में धैर्य और दृढ़ता नहीं है कि धैर्य रखना है और उसने जो सोच रखा है सिखाने के लिए उसको दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो अगर ये चीज़ उसमें नहीं है तो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता। अगर धैर्य और दृढ़ता होगा तभी आदमी आगे कक्षा में बच्चों को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न। तो हो सकता है कि वीडियो में कुछ ना कुछ कमियां रही हों, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। तो
अगर कोई कमी रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आगे से उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित 10 प्रश्न, आप उत्तर उसका पहले ही अपने मन में सोच लेंगे, तो उसके बाद उत्तर आपके सामने बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा सत्य है? जो मानव का विकास है वो किस दिशा में होता है, ये पूछा जा रहा है। ए है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्योंकि जब भी मानव विकास करता है तो पहले छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करता है, उसके बाद वो विशिष्ट उपलब्धियों की तरफ अग्रसर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, या डी प्रौढ़ावस्था। तो आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा, क्योंकि जो बालक है, जो बच्चा है, वो किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। क्योंकि बालक शैशवावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के अंदर ही पर्यावरण से प्रभावित होने लग जाता है। वो समाज के जितने भी लोग हैं उनके व्यवहार से, उनके बात करने के ढंग से, या उनसे हर प्रकार की चीज़ें वो सीखता है, यानी कि लोगों के पर्यावरण से वो प्रभावित होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, शैशव अवस्था। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पहला है डोलार्ड ने, दूसरा मिलर, तीसरा है प्याजे, या चौथा जो डी ऑप्शन है बंडूरा और वाल्टर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बंडूरा ने 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। तो बंडूरा और वाल्टर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहले था, आप देख सकते हो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अब है पुनर्बलन सिद्धांत। ये किसने प्रतिपादित किया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन है डोलार्ड और मिलर, बी बंडूरा और वाल्टर, सी प्याजे और मिलर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, डोलार्ड और मिलर। पुनर्बलन का सिद्धांत डोलार्ड और मिलर के द्वारा दिया गया। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? कि वो कौन सा सिद्धांत है जो सिर्फ वातावरण से संबंधित कारकों को ही लेता है, कि बच्चा वातावरण से क्या क्या सीखता है? ए ऑप्शन है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, बी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सी है जो सी ऑप्शन होगा निरंतरता का सिद्धांत, या डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्योंकि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो आसपास के वातावरण से संबंधित होता है, कि बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है, और जो समाज के अंदर उसके लोग रह रहे हैं उनसे जो चीज़ें सीखता है वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? बच्चा जो होता है
उसका विकास कब से शुरू हो जाता है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए 2 वर्ष की आयु के बाद, बी है 5 वर्ष की आयु के बाद, सी 7 वर्ष की आयु के बाद, या डी माँ के गर्भ से ही। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा कि एक बच्चा जब माँ का गर्भ धारण करता है उसके साथ ही उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 7वें प्रश्न पर चलते हैं। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। विकास जो है वो चलता रहता है, कभी नहीं रुकता, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है विकास। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला है निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, बी है व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, सी विकास क्रम के एकरूपता के सिद्धांत से, डी एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। 8वां प्रश्न है हमारा, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित नहीं है, कि बच्चे की शिक्षा से संबंधित कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। विद्यालय के साथ समुदायों को जो भी हैं उनको जोड़ना जरूरी है, क्योंकि विद्यालय की जो भी गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारी अभिभावकों को भी होनी चाहिए। प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, ये भी करना चाहिए, इससे भी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, ये भी जरूर करना चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो शिक्षा भी अच्छी ही मिलेगी। डी है पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि इससे अगर बच्चों को पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में ना भेजा जाए, इससे उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि समाज की दशा क्या है, समाज को कैसे साफ सुथरा रखना है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। 9वां प्रश्न है हमारा, विकास की दिशा होती है, जो विकास होता है वो किस दिशा में होता है? निश्चित दिशा होती है, अनिश्चित, सी ऑप्शन है निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। जैसा कि पहले प्रश्न आ चुका है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विकास की जो दिशा है वो निश्चित दिशा होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन निश्चित। आगे है अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न है हमारा, विकास हमेशा होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है और किस तरफ जाता है, ये पूछा जा रहा है। सिर से पैरों की ओर, बी है पैरों से सिर की ओर, सी ऑप्शन होगा हाथ से पैरों की ओर, या डी पैरों से हाथों की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिर से पैरों की ओर, क्योंकि बालक के पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सिर से पैरों की ओर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता था कि इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। उत्तर आपके सामने है, पहले आप लोग मन में सोचिएगा, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। तो जो पहला प्रश्न है ये शुरू करते हैं। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। जो माता पिता से संतानों को, बच्चों को जो गुण प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है वंश, बी है वंशानुक्रम, सी वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम, क्योंकि जो भी गुण बच्चों में माता पिता से आते हैं उनको वंशानुक्रम कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता ये वंशानुक्रम का ही एक पार्ट है।
आनुवंशिकता के मूल संवाहक हैं, यानी कि जो आनुवंशिकता है वो किन कारणों से एक दूसरे में स्थानांतरित होती है, माता से, पिता से, बच्चों में, किन कारणों से होती है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी जीन्स, या डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन्स, क्योंकि जो माता पिता से बच्चों में जो उनकी आदतें, उनका जो शारीरिक बनावट होती है, अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होता है, माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होती है, माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। तो ये जो मूल संवाहक हैं ये जीन्स के कारण एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, नहीं है पूछा गया है। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से ही उत्तर मिलता है। तो नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बी बुद्धि पर प्रभाव, सी चरित्र पर प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम यानी कि वंशानुक्रम जो वंश एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होता है, इनमें से क्या नहीं है? तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव ये है, क्योंकि अभी मैं बोल के हटा हूं कि अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, माँ बाप बौने हैं तो बौने होते हैं। बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, अगर माँ बाप इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होता है। चरित्र पर प्रभाव, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर माँ बाप का चरित्र अच्छा है तो बच्चे में भी अच्छे ही संस्कार होंगे। तो डी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? यहां पर भी नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से सोच विचार करते रहना, सी है लंबे निबंधों को जल्दी रट लेना, या डी प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर मैं एक ही बात करूं, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करना, तो ये एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं कि वो जहां पर भी जाता है अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेता है। अमूर्त रूप से सोच विचार करते रहना और हर समय कुछ ना कुछ नया सोचते रहना, ये भी बच्चे का गुण है। लंबे निबंधों को जल्दी रट लेना, ये एक बुद्धिमान बच्चे का गुण नहीं है, क्योंकि लंबे निबंधों को रट लेना सिर्फ रट्टाफिकेशन होगा, ये बुद्धिमानी नहीं होगी। या डी है प्रवाह पूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना, ये भी एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, लंबे निबंधों को जल्दी रट लेना, ये एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। सॉरी। ये प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। कि बच्चा क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, इन सभी प्रश्नों के लिए उत्तरदायित्व जो है तत्व क्या है? तो पहला है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, क्योंकि एक बच्चे के व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट पर भी, विकास और वृद्धि दोनों पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभाव डालते हैं। तो आगे है छठवां प्रश्न, किसी छात्र का बौद्धिक और संवेगात्मक विकास
उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? बौद्धिक और संवेगात्मक विकास। बौद्धिक और संवेगात्मक का मतलब है संवेगात्मक जो अंदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, चिंता हो गई, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आती हैं, कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं? तो पहला है आंतरिक कारक, बी है बाह्य कारक, सी है ए और बी यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बौद्धिक और संवेगात्मक जो है आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये अंदर से उत्पन्न होती हैं, जैसे हंसना हो गया, क्रोधित होना हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, अंदर से उत्पन्न होती हैं, बाहर से नहीं। तो आगे है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, नहीं पूछ रहा है? तो ए ऑप्शन है स्कूल। स्कूल नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, ये तो नहीं होगा। पुस्तकालय भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि पुस्तकों के द्वारा ही हम डेली पढ़ते हैं। सी है धर्म। तो धर्म नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षण विधि ये भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर रोज हम शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी धर्म। इसके बाद चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां जो हमारा प्रश्न है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जो संवेग है, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है तीव्र गति, बी है क्रोधावस्था, सी है भावना, या डी है उत्तेजित दशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी उत्तेजित दशा। क्रोध नहीं होगा, क्योंकि क्रोधित होना और उत्तेजित होना अलग अलग चीजें हैं। उत्तेजित व्यक्ति कई चीजों के लिए हो सकता है। तो आगे है 9वां प्रश्न, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, उनका प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो उनका जो प्रमुख कारण है, ऑप्शन ए दूषित वंशानुक्रम, बी दूषित वातावरण, सी टूटा परिवार, या डी ये सभी। तो इस चीज का ये तीनों के तीनों जो कारक हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। जो वंशानुक्रम है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में लगा हुआ है, गुस्सा तनाव हर व्यक्ति में भरा हुआ है, तो उनसे आगे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और दूषित वातावरण, और वातावरण भी अच्छा नहीं है। टूटा परिवार, आज बच्चों ने संयुक्त परिवार नहीं देखे जो आज के बच्चे हैं, क्योंकि अगर घर में दो भाई हैं तो दोनों ही शादी होते ही अलग अलग हो जाते हैं। तो ये भी इसका कारण है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। तो अब है अंतिम प्रश्न 10वां, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं। जो वंशानुक्रम और वातावरण है वो क्या है? परस्पर निर्भर हैं, बी पूर्व हैं, सी सहयोगी, या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर निर्भर भी हैं, एक दूसरे के पूर्व भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। जो पहला प्रश्न है सामाजिक
व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। जो सामाजिक व्यक्तित्व है उसका विकास करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आप लोगों ने उत्तर जो है सोच लिया होगा। ए ऑप्शन है सामाजिकरण, बी है व्यक्तिकरण, सी है उदारीकरण और डी है निजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समाजीकरण। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। तो आप लोगों ने उत्तर देख लिए होंगे और आप लोगों ने उत्तर मन में सोच भी लिया होगा और साथ के साथ कमेंट करके भी जवाब देते रहें कि इस प्रश्न का ये है, इस प्रश्न का ये है। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा, प्रश्न है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। ए है आदर्शों में, बी है अनुकरण में, सी है संस्कार में या डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि अगर बच्चा धार्मिक बच्चा है तो उसके आदर्श जो हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। वो लोगों को अनुकरण करेगा, जैसा वो करते हैं, जैसे वो पूजा पाठ करते हैं वैसे ही वो भी पूजा पाठ करेगा। और उसमें जिन लोगों को देखता है, जिन लोगों का अनुकरण करता है, उनके संस्कार भी जो है उसमें आ जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है, किस अवस्था में होता है ये पूछ रहा है। ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था या डी है ये सभी। तो जो समाजीकरण है वो सभी अवस्थाओं में होता है। पूर्व बाल्य अवस्था 0 से 2 साल, उसके बाद बाल्यावस्था, वैसे तो ये 0 से 6 साल के अंतर्गत आती है, फिर उसके बाद 2 से 6 साल ली गई है। किशोर अवस्था 12 से 18। इन सारी अवस्थाओं में बच्चा समाज के संपर्क में आता है और उसमें समाज के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, ये सभी। तो चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप लोगों ने सोच लिया होगा। ए ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता, बी है जातीय प्रथाएं, सी है राजनीतिक विचारधाराएं, डी ये सभी। तो जो बालक है उसमें समाज के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये पूछ रहा है। तो धार्मिक कट्टरता भी, पहले धर्म आ चुका है तो भी समाज के कारण ही होता है। धार्मिक कट्टरता आती है क्योंकि जिस धर्म को उसके समाज के लोग मानते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग मानते हैं, वो उसी धर्म को मानने लग जाता है। जातीय प्रथाएं, जिस समाज में, जिस जाति में वो रह रहा है उसके प्रति वो जागरूक हो जाता है और उसे पता होता है कि ये मेरी जाति है, ये दूसरे की जाति है, ये भी होगा। राजनीतिक विचारधाराएं, हाँ, और अगर बच्चा किसी ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर लोग राजनीति से संबंधित हैं तो उसके अंदर भी राजनीतिक विचारधाराएं पनप जाती हैं। तो इसका भी जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, ये सभी। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका है। एक अध्यापक के तौर पर आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। ए ऑप्शन है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बी है बच्चों का गृह कार्य करने में, सी बच्चों को दंड देने में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन है। बच्चा समाजीकरण कहाँ से सीखता है, कहाँ से वो सीखना शुरू करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन है घर, बी है सड़क,
सी मंदिर या डी तालाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन घर होगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो सीखना शुरू करता है वो घर से ही शुरू करता है। घर के लोगों को वो अनुसरण करता है, घर के लोगों को फॉलो करता है। इसके बाद चलते हैं 7वां प्रश्न। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। ए ऑप्शन है खेल, बी अच्छे कपड़े, सी बच्चे की सुंदरता, डी बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए खेल, क्योंकि खेल में बच्चा समाजीकरण या समाज के लोगों से, बच्चों से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है कि उसे कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे एक दूसरे को सहयोग करना है। ये सारी की सारी चीज़ें खेल के माध्यम से सीख जाता है। तो अब चलते हैं 8वां प्रश्न। बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? खेल से संबंधित पूछा जा रहा है कि समाजीकरण के लिए खेल क्यों आवश्यक है। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोगों ने सोच लिया होगा। ए ऑप्शन है खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, बिल्कुल आती है। बी ऑप्शन है खेल से बच्चों में हम की भावना आती है। हम की भावना क्या, कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो एक टीम के रूप में खेलते हैं। अगर वो टीम जीतती है तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं जीत गया, बल्कि ये कहेगा कि हम जीत गए, यानी कि इससे एकता की भावना पैदा होती है। और अगर वो टीम हार जाती है तब भी वही कहता है कि हम हार गए। सी ऑप्शन है खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, ये भी आती है। बच्चा नेतृत्व भी करता है और एक दूसरे का अनुसरण भी करते हैं कि वो कैसे खेल रहा है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न नंबर 9। आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। तो ए ऑप्शन है कठोर, बी स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, सी है सामान्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्वक, क्योंकि अगर एक अध्यापक का व्यवहार बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रहेगा तो बच्चे उनसे ज़्यादा सीखते हैं और बच्चों का उनसे ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो आगे है हमारा अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षा जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें पूछ रहा है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी ऑप्शन है शिक्षण व समाज शास्त्र के सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है खेल खेल में शिक्षा, वो उसके विकास और वृद्धि, शारीरिक वृद्धि को ध्यान में रखकर दी जाती है कि जिससे उसका मानसिक विकास भी और शारीरिक वृद्धि भी हो। पहला प्रश्न है हमारा सॉरी, पहला प्रश्न है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो आवश्यक है। ऑप्शन ए है भूगोल के सिद्धांतों में, ऑप्शन बी बच्चों के समाजीकरण में, ऑप्शन सी आर्थिक सिद्धांतों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चों के समाजीकरण में। जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो होती है बच्चों के समाजीकरण में सहायता करती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? तो बच्चों में समाजीकरण का जो पहला स्रोत है वो क्या है?
ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है स्कूल, सी मंदिर, या डी जंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार। जो समाजीकरण का प्रथम स्रोत होता है वो होता है परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सीखना शुरू करता है। प्रश्न नंबर 3, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? बच्चों का शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए ए ऑप्शन है आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे, सी ऑप्शन है बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो बच्चे का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए तो ए ऑप्शन है गांव एवं शहर, बी परिवार एवं पड़ोस, सी देश एवं राजनीति, या डी परिवहन एवं संचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा परिवार एवं पड़ोस, बी ऑप्शन सही होगा, परिवार एवं पड़ोस। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। फ्रायड ने जो सर्वोत्तम आयु बताई है कि किस आयु में बच्चा सामाजिकरण कर सकता है, समाज से संबंध स्थापित कर सकता है। ए ऑप्शन है 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 8 वर्ष, या डी 12 वर्ष। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आयु बताई है। तो फ्रायड ने जो आयु बताई है वो बताई है ऑप्शन बी 5 वर्ष। कि 5 वर्ष की आयु में बच्चा समाज के साथ अनुक्रिया करके उससे सीख सकता है। प्रश्न नंबर 6, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, ऑप्शन बी बच्चे के साथी समूह पर, ऑप्शन सी बच्चे के घर के पास मंदिर पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चा है सामाजिक मूल्य कहाँ से प्राप्त करता है, सामाजिक बातें कहाँ से सीखता है, समाज में कैसे रहना है, कैसे उसे बात करनी है, तो वो सीखता है ऑप्शन बी अपने साथी समूह से। जैसे साथियों के साथ वो रहता है बच्चे में वैसे ही गुण आ जाते हैं। अगर अच्छे बच्चों के साथ रहता है तो बच्चा अच्छा होगा, अगर वह किसी गलत संगति वाले बच्चों के साथ रहता है तो उस पर संगति का असर जरूर पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक, ये प्रतिद्वंदात्मक का क्या अर्थ है कि जहाँ पर बच्चा सही से फैसला नहीं ले पाता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, ये फैसला जिस अवस्था में नहीं ले पाता है वो अवस्था पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, या ऑप्शन डी प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन बी बाल्यावस्था। जो 6 से 12 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चा ये सही से तय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलते हैं 8वें प्रश्न पर। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है। जो सामाजिक शिक्षण होता है वो बच्चे के सामाजिकरण में सहायक होता है। या ऑप्शन बी है बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है। ऑप्शन सी है यह सबसे आसान शिक्षण है। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सामाजिक शिक्षण से बच्चों को सामाजिकरण में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो चलते हैं आगे 9वां प्रश्न। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? ऑप्शन ए है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। ऑप्शन बी है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। ऑप्शन सी बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों का समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? स्कूल की परंपराओं से भी उनको परिचित कराना चाहिए कि स्कूल में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, ये भी जरूर करना चाहिए। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सभी। तो चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न है निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है? ऑप्शन ए है खेल। ऑप्शन बी अच्छे कपड़े। ऑप्शन सी बच्चे की सुंदरता। या ऑप्शन डी बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खेल। क्योंकि खेल में बच्चा जब बच्चों के साथ खेलता है तो उसमें सहयोग की भावना विकसित होती है और परित्याग की भावना भी, कि वो अपनी चीज़ें दूसरों को दे देता है और दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलता है। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं, कहाँ के निवासी थे? कि जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन ए है स्कॉटलैंड के। ऑप्शन बी इंग्लैंड के। ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड के। या ऑप्शन डी ग्रीनलैंड के। तो जो जीन पियाजे थे एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी खोज की बच्चों के बारे में कि बच्चों का विकास कैसे होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो वो जो निवासी थे, सी ऑप्शन सही होगा, स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। तो आगे दूसरा प्रश्न, जीन पियाजे ने बच्चों के विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की? ऑप्शन ए है 1। ऑप्शन बी 2। ऑप्शन सी 3। या ऑप्शन डी 4। तो जीन पियाजे ने जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा, 4 अवस्थाओं की खोज की। पहली अवस्था थी शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष तक बताई। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष बताई। और जो चौथी अवस्था है प्रौढ़ अवस्था वो 18 से ऊपर। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? तो जो नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा थी वो किसने उपस्थित की? ऑप्शन ए है कोलबर्ग ने।
ऑप्शन बी प्याजे ने, ऑप्शन सी है एरिक्सन ने, या ऑप्शन डी स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलबर्ग। नैतिक वृद्धि की अवस्था की अवधारणा कोलबर्ग ने प्रस्तुत की थी। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से यह किसका कथन है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे का, ऑप्शन बी सोमर्स का, ऑप्शन सी फ्राइड का, या ऑप्शन डी रॉबर्ट का। तो ये जो कथन है ये जीन पियाजे का ही है। इन्होंने ही कहा है कि बच्चे अपनी समझ का सृजन करते हैं। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आप ये ध्यान से पढ़िएगा कि नैतिक विकास की अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों ने सोच लिया होगा। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन सी फ्राइड, या ऑप्शन डी मिलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लॉरेंस कोलबर्ग। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। चलते हैं आगे छठे प्रश्न पर। निम्न में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? अंतःक्रियाएं, जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन बी लेव वेगोत्स्की, या ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लेव वेगोत्स्की। अंतःक्रियाओं का मूल आधार माना है वो लेव वेगोत्स्की ने माना है। चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से यह कथन है, यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन जो हैं आप लोग मन में इसका उत्तर सोचें। तो ए ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन बी कोलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी वेगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे। चलते हैं आठवें प्रश्न पर। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? ऑप्शन ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा समाजशास्त्र, या ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान का। चलते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? जीन पियाजे ने पूछा है। तो ऑप्शन ए है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी जांच पड़ताल विधि, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जीन पियाजे ने जो बच्चे के नैतिक विकास को समझने के लिए साक्षात्कार विधि को जो है इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि जितना हम बच्चों से
आमने सामने रहकर उनके साथ मिलजुल कर उनके बारे में समझ सकते हैं, उतना न किसी से पूछकर, न उसकी जांच पड़ताल करके, बल्कि उसके साक्षात्कार करके ही उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। तो आगे है 10वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो निमोनिक्स है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। ऑप्शन ए है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ऑप्शन बी छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन सी है छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निमोनिक्स जो है वो एक ऐसी व्यू रचना है जो नई स्मृतियों में नई सूचनाओं को स्मरण करने में सहायता करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।